हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बना रहे हैं ये है क्या, इस केंद्रीय बैंक के द्वारा साख को कैसे नियंत्रित किया जाता है, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। यह साख को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। दो उपाय होते हैं, एक मात्रात्मक उपाय होता है और एक क्या होता है, गुणात्मक उपाय होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब हम क्वांटिटेटिव की बातें करते हैं। क्वांटिटेटिव में मात्रात्मक उपाय में पहला उपाय आता है बैंक दर में वृद्धि या कमी। देखो, बैंक दर है क्या? बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। जिस दर पर केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक व्यापारिक बैंक मीन्स कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट देती है, उधार देती है। अगर बैंक दर को बढ़ा दिया जाए, अगर बैंक दर को बढ़ा दिया जाए तो जो ऋण है वो महंगा हो जाएगा, ऋण की लागत ऊंची हो जाएगी, साख की लागत ऊंची हो जाएगी। और अगर ऋण महंगा हो जाएगा तो जो निवेशकर्ता होते हैं, जो फर्म होती हैं, वो कम लोन की मांग करेंगी, कम ऋण की मांग करेंगी। और अगर कम ऋण की मांग करेंगी तो उस कंपनी में निवेश का स्तर कम हो जाएगा। अच्छा, अगर निवेश का स्तर कम हो जाता है, इट मीन्स आपकी इकोनॉमी के अंदर उत्पादन का स्तर भी कम हो जाता है और उत्पादन में होने वाली कमी वस्तु की पूर्ति में कमी लाती है। और अगर कमी लाती है तो हम मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाएगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अब इसके बाद बात चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या है कि अगर बैंक दर, देखो अभी इसमें मैंने एरो बना के समझाया है कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाए तो ब्याज की बाजार दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की बाजार दर मतलब ब्याज की दर ऊंची हो जाएगी और पूंजी की लागत में वृद्धि होगी। इसका मतलब हमारा कैपिटल भी ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, साख की मांग में कमी मतलब लोन की मांग कम हो जाएगी, बैंक से लोन लेना कम हो जाएगा। और जब लोन कम हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। और अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अपोजिट में चले चलो, अगर बैंक दर को घटा दिया जाए, इसका अपोजिट उल्टा, बैंक दर को घटा दिया जाए तो ब्याज की दर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर ब्याज की दर कम हो जाएगी तो पूंजी की लागत भी घट जाएगी। पूंजी की लागत में कमी साख की मांग में वृद्धि कर देगी। भाई, जब ब्याज सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा ऋण की मांग करेंगे और जब ज्यादा ऋण की मांग करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होते ही हम मुद्रा अवस्फीति माने डिफ्लेशन, तो मुद्रा डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम बैंक दर के द्वारा जो है साख की मात्रा, इट मीन्स मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात देखो, इस पर ना 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि बैंक दर से आप क्या समझते हो, बैंक दर से आप क्या समझते हैं कि बैंक दर का साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैंक दर से आप क्या समझते हैं, बैंक की दर का साख की मात्रा या ऋण की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है हमारा मात्रात्मक उपाय में पहला उपाय बैंक दर, दूसरा उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार
की क्रियाएं, ये खुले बाजार की क्रियाएं होती क्या है? इसको हम OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रिया का मतलब क्या है? खुले बाजार की क्रिया का मतलब यह होता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और उसको बाजार में बेचना, यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की मीनिंग होती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हमें कहता क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं हमें कहती क्या है। खुले बाजार की क्रिया का अर्थ यह होता है कि बाजार के अंदर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे और उसे बेचे। अब एक बात आप अच्छी तरह से समझो, अगर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को अगर खरीदने में लग रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि खरीदने से पैसा जो है, मुद्रा जो है वो मार्केट में बढ़ेगा, मुद्रा की तरलता बढ़ेगी। इसके विलोम में अगर केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है, अच्छा सरकारी प्रतिभूतियों को अगर बेचेगी तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर तरलता है, लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले रही है, बैंक अपने आप में सोख ले रही है, अपने आप में उसको समाहित कर ले रही है, जिससे कि तरलता का स्तर घट जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब आप तीसरी बात पर चलो। तीसरी बात जो होती है वो होता है कैश रिजर्व रेशो। इसको कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। ये जो कैश रिजर्व रेशो है, नकद आरक्षित अनुपात है, ये क्या चीज होती है? देखो, हम सब लोग अपने कुल जमाओं का, अपने टोटल डिपॉजिट का, जितना हम टोटल डिपॉजिट करते हैं वो कहाँ करते हैं? व्यापारिक बैंकों में करते हैं। तो व्यापारिक बैंक जो है अपनी कुल जमाओं का एक छोटा सा हिस्सा रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ, इट मींस केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार वो सेंट्रल बैंक में जमा करना होता है, केंद्रीय बैंक में जमा करना होता है। जैसे मैं ये बताता हूं कि जैसे मान लो आपने 1000 रुपए जो है वो व्यापारिक बैंक में जमा किए, व्यापारिक बैंक में आपने 1000 रुपए जमा किए। इस 1000 रुपए में जो आपकी जमा है, देखो ये आपने 1000 रुपए व्यापारिक बैंक में जमा किए और इस जमा का 20% CRR जो है वो 20% है, मान लेते हैं, कोई जरूरी 20% ही रखे, कुछ भी मान सकते हैं, 20% है। तो 1000 का 20% आपका पता है कितना निकल जाएगा? 200 रुपए। तो CRR का मतलब ये हुआ कि 200 रुपए आपको सेंट्रल बैंक के पास जमा करने होंगे और 800 रुपए का काम आप मार्केट के अंदर साख की मात्रा में करेंगे, क्रेडिट के लिए आप देंगे, उधार के लिए आप देंगे। तो ये चीज होती है कैश रिजर्व रेशो। अगला नंबर, चौथे नंबर पर हम चलते हैं SLR। ये स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं इसको। SLR का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। अब आप अगर इसके नोट्स आपको बनाने होंगे फ्यूचर में जाकर के, तो आप मेरी वीडियो में जब आप जाएंगे तो हम अगले नोट्स बनाने में लग रहे हैं और ये वीडियो हम पूरे नोट्स सहित आप इसमें डालेंगे, तो उसमें आप जो है पूरा अच्छी तरह से पूरे नोट्स आप बना सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ये समझा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। अगर आपको लिखना होगा
तो आप मेरे वीडियो में जाइएगा, कुछ दिन के बाद, अभी नहीं डाल पाए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये आपके वीडियो में चला जाएगा। इसके बाद आप उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब ये बता दे रहा हूं, वैधानिक तरलता अनुपात। ये वैधानिक तरलता अनुपात क्या चीज होती है? देखो, अपने कुल डिपॉजिट का, अब मतलब इट मींस व्यापारिक बैंक के पास जितना कुल अपनी जमाएं होती है, उन जमाओं का कुछ अंश जो होता है वो अपने पास कोष में, नकद कोष में रखना होता है, अपने पास रिजर्व फंड रखना होता है। तो जितना पैसा अपने पास रिजर्व फंड के रूप में रखती है उसको हम एसएलआर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास जो है ये क्या है कि 1000 की जमा है, व्यापारिक बैंक के पास फॉर एग्जाम्पल 1000 की जमा है, और इसका जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है, वो मान लो 10% है। इसका मतलब यह है कि अब 1000 का आप 10% निकाल लीजिए, सीधा 100 रुपए निकल जाएगा। ये 100 रुपए जो है ये आपको बैंक के अंदर नकद कोष के रूप में रखना होगा। ये कैश बोलते हैं, जिसको कैश फंड के रूप में आपके पास ये रखना होगा, है ना। इस तरह से हम सीआरआर और एसएलआर के जरिए जो है वो साख को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात आप लोग नहीं जानते होंगे कि अगर हम सीआरआर और एसएलआर दोनों को जोड़ देते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन दोनों को जोड़ करके एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो का निर्माण किया जाता है। इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। तो कई बार क्वेश्चन में अगर आ जाए कि एलआरआर क्या होता है, तो आपको इन दोनों के बारे में डिटेल कर देनी है। सीआरआर के बारे में समझा देना है जैसे मैंने बताया, और एसएलआर के बारे में समझा देना है जैसे मैंने भी आपको बताया, तो एलआरआर अपने आप निकल जाएगा। लास्ट में आपको ये लिख देना है कि सीआरआर और एसएलआर दोनों का जो जोड़ होता है वो एलआरआर होता है। अब इसके बाद में मैं चलता हूं गुणात्मक उपाय पर। गुणात्मक उपाय क्या चीज होती है ये आप देखिए, जिसको आप कहते हैं क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव का मेजर, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स तो बता दिए, अब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव में पहला नंबर होता है सीमांत आवश्यकताएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सीमांत आवश्यकताएं, सीमांत आवश्यकताएं, ये क्या चीज है? देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो बैंक जो है आपके चेहरे को देखकर, आपके फेस को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर भाई लोन नहीं देंगे। वो ये नहीं कि आपकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी है चलो हम आपको लोन दे देंगे। उससे बॉडी से कुछ नहीं लेने देना है भाई, उससे बॉडी से कुछ नहीं लेने देना। उसको लेना देना किससे है? उसको लेना देना जो है वो अपनी सिक्योरिटी से है। वो कहेगा मेरे भाई आप जो है जो लोन लेने आए हो, सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ेगी, फिर हम आपको लोन देंगे, फिर आपको लोन मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो आप जो है XYZ कोई भी बैंक है, XYZ कोई भी बैंक है, इसके पास आप 1 लाख रुपए लोन लेने गए। 1 लाख रुपए जो है आपने लोन की डिमांड की, लोन डिमांड आपने किया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बैंक कहे आपसे, कहेगा भाई ऐसे करो, हम आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप 1,30,000 की सिक्योरिटी जमा कराओ। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, सोना, मकान के कागज, दुकान के कागज एक्सेट्रा, जो भी मार्केट वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा है, आप उस एसेट्स को जमा कराओ। उस एसेट्स को जमा कराओगे। अब 1,30,000 के एसेट्स आपको जमा करानी होगी, फिर आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 1,30,000 में से 1 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं,
ये जो हमारे पास 30,000 रुपए बचा, मीन्स बैंक अपने पास 30,000 रुपए एडवांस में रख लिया, यही मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, सीमांत आवश्यकताएं हैं। यही जो 30,000 का डिफरेंस आया, यही हमारी सीमांत आवश्यकताएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब फिर हम अगली बात करते हैं, साख की राशनिंग। ये क्वालिटेटिव की बात है, क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी में क्या बात कर रहे हैं, दूसरा नंबर हमारी बात आती है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई भी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करती है। अपनी तरफ से वो कोई भी रूल और रेगुलेशन कायम नहीं रख सकती। तो केंद्रीय बैंक ने लोन देने के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी है केंद्रीय बैंक को कि भाई तुम इतना ही लोन दे सकते हो, इस सीमा से आगे आपको लोन नहीं देना है। तो जो सीमा निर्धारित कर दी जाती है लोन की, उसी को साख की राशनिंग कहते हैं। जो हमने एक सीमा निर्धारित कर दी है, सेंट्रल बैंक ने लोन की एक सीमा फिक्स कर दी है, उसी को कहते हैं साख की राशनिंग। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, नैतिक आग्रह, मोरल शोषण। यह है नैतिक आग्रह। ये क्या चीज है, ये तो बहुत आसान सी बात है। आप अगर अपने फादर के अनुसार काम नहीं करेंगे, आपके फादर कहते हैं भाई तुम इस रास्ते से चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, इस आपको इधर चलना है, और तुम उसके बिल्कुल विपरीत जा रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं भाई हम तो अपने सीधे रास्ते से जाएंगे, इधर जाएंगे, तो आपको पता है आपके फादर आपको दंडित कर सकते हैं, आपको दंड दे सकते हैं। यही बात यहां पर एप्लीकेबल होती है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक एक बेटा है, सेंट्रल बैंक एक फादर है। फादर ने जो रूल बना दिया, जो रेगुलेशन बना दिया, वो कॉमर्शियल बैंक को लेकर चलना होगा। अगर कॉमर्शियल बैंक उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, तो सेंट्रल बैंक जो है उसको दंडित कर सकती है। इसलिए इसका नाम रखा गया नैतिक आग्रह, मोरल शोषण। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और मैं ये उम्मीद करूंगा बच्चों कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह से हम आपके साथ जो है जुड़े रहेंगे। आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स में जुड़े रहना, और मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं। हाँ भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा न्यू चैनल है, तो न्यू चैनल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल 120%, 120% की गारंटी लेता हूं कि इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप किसी ऐसे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो। यहां एक अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो कि पूरी लाइफ आपके अनुभव में, आपको पढ़ाने में पूरी लाइफ हमने खत्म कर दिया है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहना, और 120% की गारंटी देता हूं, इकोनॉमिक्स ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि आप जो है हिंदी को पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं हिंदी की, उसी तरह से ना इकोनॉमिक्स बना दिया तो मेरा तिवारी सर का नाम चेंज कर देना। थैंक यू। और मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर भी करते जाओ। कमेंट से मेरी प्रॉब्लम जरूर देते जाना। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, इस तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक्स।